नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का सारांश या फिर एससीईआरटी कह लें। दोनों सेम ही होता है क्योंकि जो पैटर्न होता है एससीईआरटी का वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है। सारे के सारे चैप्टर उसी से होते हैं, बस थोड़ा सा काट छाट कर दिया जाता है कि यानी कि जो एनसीईआरटी है बड़ा फॉर्मेट है और एससीईआरटी है उससे थोड़ा कम, मतलब जो है कि जो एससीईआरटी है उसमें काट छाट करके थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाता है। यही आपका दोनों में एससीईआरटी और एनसीईआरटी में डिफरेंस है। यह जो वीडियो होगा आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान की और जो कि संबंधित होगा क्लास 7 से। और इसमें जो फैक्ट होंगे, जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट होंगे, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी, सीटेट या फिर टीईटी या फिर बीपीएससी टीआरई या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, रेलवे, पीसीएस या फिर ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सामान्य विज्ञान का जो तथ्य होता है, जो सामान्य विज्ञान का जो पार्ट होता है, भाग होता है, उन सभी चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, ऐसा है, मानना है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको नौकरी जो मतलब जो तैयारी का जो लेवल है वो आप एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपको तैयारी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आप जान सकते हैं कि ये जो पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी कंसेप्ट में विकास हो जाएगा और कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा इस तरीके से कि कोई भी एग्जामिनेशन को आप सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है उसको क्रैक करने में बेहद ही आसानी होगी। सामान्यतः यह वीडियो होगा इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और इस सब जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये जो अध्याय होगा आपका 8वां अध्याय होगा, यह समझता परीक्षा जो है कि बिहार का जो सक्षमता परीक्षा है उस सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के सीरीज देखने के लिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी प्रकार के सीरीज लगातार आ रहे हैं। और लगातार मैं इन सभी सब्जेक्टों का, यानी कि जैसे अभी 8 सब्जेक्ट का भी मैं अभी प्रोसेस में है, उसका भी वीडियोस आने लगेंगे कुछ दिन के बाद। पहले मैं साइंस को खत्म कर देता, फिर मतलब बारी बारी से आपको वीडियो देखने को मिलेंगे ही इस चैनल पे, ध्यान रखेंगे। इन सभी जानकारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका चैप्टर दिखेगा यहाँ पे 8वां चैप्टर, जो कि कहता है, चैप्टर के नाम से जाना जाता है पवन, तूफान और चक्रवात के रूप में। इस चैप्टर में इन्हीं सभी फैक्टों के बारे में जानेंगे। साथ ही जो शब्द है यहाँ पर, प्रमुख शब्द है, जो प्रमुख साइंटिफिक फैक्ट जो कह ले या फिर साइंटिफिक टर्म कह ले, तो यह है पवन वेग मापी क्या होता है, चक्रवात, हरिकेन क्या होता है, झंझावत यानी कि तूफान कहते हैं इसे, सामान्य भाषा में तूफान कहते हैं, और झंझावत इसका जो एथेंटिक नेम है। उसके बाद देख सकते हैं मानसूनी पवन जिसको बोलते हैं, दाब क्या होता है, और तरित झंझा, टॉर्नेडो या फिर टाइफून क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही सबसे पहले फैक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि क्या आप जानते हैं कि त्वरित गर्जन की कौंध जो होती है, जैसे बिजली जो कड़कता है वह किस प्रकार से कड़कता है, तो वह 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक वेग से चलती है। जो त्वरित गर्जन होता है, यानी जो ठनकता है, जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बिजली कड़क रहा है, मेघ आसमान गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं, तो वो जो गर्जन होता है वह किस वेग से होता है, 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक वेग से होता है, यानी इससे भी अधिक वेग से होता है। लेकिन एनसीईआरटी में 4 लाख दिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह अपने आसपास के वायु को सूर्य की सतह से ताप के 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है, इसलिए यह इतनी खतरनाक होती है। यानी कि जो सूर्य का जो सतह होता है उससे 4 गुना अधिक ताप तक गर्म कर देता है यह वातावरण को, और जो है इसीलिए जो है कि यह इतनी खतरनाक होता है, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट की तरफ देखेंगे कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यानी कि पूछा जा सकता है कि पवन क्या है, पवन क्या है, तो पवन क्या है, तो गतिशील वायु जो होता है, वायु जो होता है, हवा जो होता है, गति करते रहता है, तो उस चीज को कहते हैं हम, उस वायु को हम पवन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पवन का वेग बढ़ने से वायु की दाब वास्तव में कम हो जाती है। जब पवन का वेग जो बढ़ता है, यानी कि हवा का जब वेग अधिक हो जाता है तो वायु दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फैक्ट की तरफ, तो पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्रों से कम वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर क्या करता है, तो गति करता है, ध्यान रखेंगे। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जब जैसे ही गर्म होगा वायु तो वायु क्या होगा, तो ऊपर की ओर उठेगा। आप देखेंगे समानता कि जब भी गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी हो जाता है तो बस थोड़े ही देर के बाद
वहां पर जो है आंधी तूफान जैसे मौसम हो जाते हैं, वहां पर तेज तेज से हवा चलने लगती है। क्यों ऐसा होता है? यही कारण है कि जब गर्म होता है वायु तो वायु ऊपर उठता है और ऊपर उठने से यहाँ का स्थान खाली हो जाता है, यहाँ पर निम्न दाब क्रिएट होता है और जो हाई प्रेशर वाला जो एरिया होता है उधर से वायु जो है कि तेज गति से निम्न वेग मतलब निम्न दाब वाले वायु की तरफ जो है कि निम्न वेग दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं वायु दाब की तरफ जो है कि अग्रसारित हो जाते हैं, बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आंधी का रूप ले लेता है। आगे बढ़ेंगे तो हम प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री सी 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र असमान रूप से गर्म होने के कारण, यानी कि जो है कि इस बीच में जो है कि गर्म है तो निश्चित रूप से जो प्रवाह होगा वह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री की ओर हो जाएगा। यानी इसमें पहले बता दें कि जिधर वायु दाब कम होगा उधर से जो ज्यादा वायु दाब होगा जिधर उधर से वायु इधर कम दाब वाले की तरफ अग्रसारित हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म किए जाने पर क्या होता है? तो वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान को घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अत्यधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यानी कि गर्म वायु मतलब जो है कि ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है? तो हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है, यानी कि धुआं होता है एक प्रकार का गर्म वायु होता है और जो नॉर्मल वायु होता है वह ठंडा वायु होता है जो भारी होता है, और जो धुआं होता है वह हल्की हो जाता है क्योंकि वह गर्म होता है, इसलिए वह ऊपर की ओर उठता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फैक्ट के रूप में कहा गया है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, वह किस लिए गर्म होता है? तो आपने देखा होगा कि आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा यह बात कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य के अधिकतम ऊष्मा मिलती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा जो होता है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा होता है बीच वाला पार्ट, यहाँ पर जो है कि अधिक सूर्य का जो है कि ऊष्मा प्राप्त होता है, मिलती है, जिससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री, यानी कि जो भूमध्य रेखा होता है इसी बीच में होता है 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों को भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं जो होती है उत्तर और दक्षिण के भूमध्य रेखा की ओर बहती है। यानी कि ध्यान रखेंगे जो पवन की जो धाराएं होती है वो किस प्रकार से गति करती है, तो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका भूमध्य रेखा है, बीच वाला जो होता है वह भूमध्य रेखा होता है और ये जो वायु है देख सकते हैं किस प्रकार से है, तो इस प्रकार से यह गति करता है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं यह इस प्रकार से गति करता है कि पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण वायु का प्रवाह का पैटर्न। उसके बाद देख सकते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु। देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, मानसून शब्द का जो उत्पत्ति है वह अरबी शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मौसम। जो शब्द है अरबी शब्द है मौसम, मौसम जो है कि अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, तो ऋतु होता है। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी इंक्वायरी हो फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ध्यान रखेंगे पवन का जो प्रवाह होता है या फिर पवन की जो प्रवाह की दिशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा में कैसा होता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह जो परिवर्तन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। यह जो दिशा में जो परिवर्तन है उत्तर दक्षिण, यह जो किस लिए होता है, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखेंगे तो शीतकाल यानी कि सर्दियों में पवन का प्रवाह की दिशा जो होती है इसके विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। यानी कि जो सर्दियों में जो क्या होता है, सर्दियों में मतलब जो है इसी की वायु जो होता है वह थल से लेकर के समुद्र की तरफ बहती है, क्योंकि जो समुद्र की तरफ जो है कि वायु गर्म होते हैं और थल की तरफ जो है कि वायु अत्यधिक ठंडी हो जाती है।
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा गर्म मानसून। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है, यानी गर्म मानसून जो होते हैं वो अपने साथ क्या लाता है, जलवाष्प लाते हैं जिसके कारण वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिगर दिए गए हैं जिसमें बताया गया है आपको कि वायु का जो है कि किस प्रकार से आगमन होता है, मानसून का किस प्रकार से आगमन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि थल के बारे में बताया गया। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापमान से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है और ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। यानी कि ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा में से मानसून निर्मित होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो शीतकाल में जो होते हैं, शीतकाल में थल और जल के असमान तापमान के कारण जो पवन है कि उत्तर पश्चिम से की अपेक्षा ठंडे स्थानों से आती है, ये शीत पवन जो है कि अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, आपके पास से नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे कहता है यहाँ से कि गिरती हुई जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तरित होती है या फिर कौंधती है, चमकती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होते हैं। इस घटना को हम तरित झंझावत कहते हैं, इसे गर्जन कहते हैं या फिर तरित यानी बिजली का जो कड़कना होता है इस प्रकार से। तो यह जो होता है तरित झंझावत कहलाता है। या कैसे होती है, तो गिरती हुई जल की बूंदे तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तरित होती है, बिजली यानी कौंधती है, चमकती है, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होते हैं। इस परिघटना को जो है घटना को क्या कहते हैं, तरित झंझावत कहते हैं। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे अधिक हो सकता है, यानी कि 1 मीटर से कम नहीं हो सकता है टॉर्नेडो का जो व्यास होता है वह, और 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक इसका व्यास हो सकता है। ध्यान रखेंगे, टॉर्नेडो जिसे चक्रव्यूह कहते हैं इस प्रकार से होता है, शंकुनुमा होता है। और ये जो व्यास होता है इसका, ये जो व्यास होता है इसके बारे में बात किया जा रहा है। टॉर्नेडो से सुरक्षा की विधि जो है कि इस प्रकार से आप टॉर्नेडो जब भी दिखाई दे तो इस प्रकार से आप हो जाएंगे। आगे देखेंगे फैक्ट की तरफ, तो यदि झंझा के साथ तरित बिजली भी गिरे तो उसे तरित झंझावत कहते हैं। यानी झंझा यानी बिजली का जो चमकना होता है उसके साथ बिजली जो है, तरित जो है कि जो बिजली होता है वह जब गिरता है तो उसे तरित झंझावत कहते हैं। इसमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है, किस प्रकार से हम बरतेंगे सावधानियां इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले जो कि अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले जो छतरी होते हैं, छाता होते हैं, उसका उपयोग न करें। खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडारण, शेड, धात्विक चादर के छत वाले शेड आदि आश्रय में लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं माना गया है। साथ ही कार अथवा बस में आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, यदि आप जल में है तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे तो यह जानकारी है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 6ठे क्लास का पीडीएफ 21 रुपए में मिल रहा है, 7वें क्लास का 25 रुपए, 8वें क्लास का 39 रुपए, 9वें क्लास का 51, 10वें क्लास का 65। यानी कि 8वें क्लास तक अभी आप रेडी हैं तो आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट स्लिप है जो आपका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा इस व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, तुरंत ही आपको उस क्लास का, जिस क्लास का आपने पेमेंट किया है उस क्लास का पीडीएफ आपको तुरंत व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, हाई क्वालिटी में A4 साइज में, ताकि आप प्रिंट भी करवा सके उसे। आगे बढ़ेंगे, कहता है चक्रवात की संरचना के बारे में कि किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहा जाता है। यानी कि जो झंझा का नेत्र होता है, यानी चक्रवात का जो नेत्र होता है वह जो है कि केंद्र होता है। ध्यान रखेंगे, कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड
पिंड होता है, यानी कि तेजी से घूर्णन करता एक प्रकार का पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। यानी कि जो झंझा होता है, यानी जो ये चक्रवात होता है, इसकी जो ऊंचाई देखें तो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का जो व्यास होता है 10 से 30 किलोमीटर तक होता है और यह जो बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, यानी बादल से यह अलग होता है। यह जो बादल का जो क्षेत्र होता है उससे यह अलग होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है, जिसे इस क्षेत्र को उच्च वेग की पवन यानी कि 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इसके जो वेग होते हैं, पवन का जो वेग होते हैं 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हो सकते हैं। और इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है और चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है, जिसे आप चित्र इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि इसे में जो है कि इस चित्र में है कि इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह जो इस प्रकार से होता है, यह ऊपर उठती वायु होगा और ये जो पिंड है यह इसी को जो चक्रवात कहते हैं और ये जो पार्ट होता है इसे नेत्र कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रभंजन पवन के बारे में बताया गया है और इसके बाद देख सकते हैं इसका जो रफ्तार होता है, ये जो इसका जो वायु का जो रफ्तार होता है 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होता है। झंझा का क्रमिक रूप घटते हुए यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए दिखते हैं आपको इस प्रकार से। ये जो बिजली का रौंदना है इसी को झंझावत कहते हैं। ये जो चक्रवात का नेत्र है, प्रतिबिंब है, देख सकते हैं और भारत मौसम विज्ञान द्वारा यह जो पिक्चर है लिया गया है। आगे बढ़ेंगे इन्हें सभी जानकारी के साथ, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आपके स्क्रीन पे कि चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि चक्रवात का नाम दूसरा नाम जो है कि हरिकेन है। अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार से बोला जाता है हरिकेन यानी कि चक्रवात। फिलीपींस तथा और जापान में जो है कि टाइफून नाम से चक्रवात को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, टाइफून जो देख सकते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। चक्रवात देखें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में आने की संभावना होती है। हरिकेन की जो बात करें तो हरिकेन देख सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में भी आ सकते हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन आ सकते हैं। चक्रवात की बात करें तो हिंद महासागर में और उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस सभी चीजों को आप देख सकते हैं। देख सकते हैं भूमध्य रेखा, देख सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहां चक्रवात निर्मित होते हैं और चक्रवात सर्वव्यापी पर्वघटना है, इसीलिए इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है या फिर फैक्ट के लिए टॉर्नेडो के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं और टॉर्नेडो हमारे देश यानी कि भारत में और टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपदार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश की पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है और अधिकांश जो टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग जो है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से अधिक हो सकता है और टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। ये टॉर्नेडो है जो कि चक्रवात के भीतर भी बन सकता है, जिसमें बात करेंगे यहाँ पर कि भारत की जो संपूर्ण तट रेखा है, विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवात के लिए बेहद ही संवेदनशील माने जाते हैं, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवात की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में जो है कि अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। यानी कि जो पश्चिमी तट है वहां पर चक्रवात और जो है कि चक्रवात की जो आवृत्ति है या फिर प्रबलता है वो आपको कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉर्नेडो का पिक्चर दिखा गया है जो कि स्टॉर्म लैबोरेटरी से लिया गया है। ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार का, इस तरीके से गोल गोल घूमते रहता है, इस प्रकार से रहता है, इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट के रूप में जानेंगे यहाँ से कि हमने पढ़ा कि सभी झंझा या फिर तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं, यानी कि निम्न दाब और उच्च दाब पर ही ये आधारित होते हैं कि झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसीलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण हो जाता है। वेग की माप करने का उपकरण जो होता है वायुमापी कहलाता है, जो इस प्रकार से होता है। देख सकते हैं कि पवन का वेग मापने के लिए एक वायुमापी है, यह वायु को जो है कि मापता है, वेग को नापता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो कहा जाता है कि उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह जो है कि संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता या फिर चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है, और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है, जब चक्रवात तट से निकट तक जो कि चक्रवात तट के निकट होता है, और हर घंटे अथवा हर आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि जब चक्रवात आने वाला होता है, इसके लिए 24 घंटा पहले ही भारत सरकार के द्वारा जो है कि सूचना जारी कर दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आपके सामने आता है सारांश के लेकर के, और सारांश पहला सारांश के रूप में, इस चैप्टर का सारांश के रूप में, समरी के रूप में कहता है कि हमारे आसपास की वायु दबाव डालती है। हमारे आसपास की वायु जो है क्या है, तो दबाव डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। यानी प्रसारित यानी फैलती है, और ठंडा करने संकुचित मतलब सिकुड़ती है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे कि गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रकृति जो होती है वह जमीन की सतह की ओर आने लगती है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट है, जब गर्म वायु जो है कि ऊपर उठती है, तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है, और जो है कि आसपास की जो क्षेत्र है, क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रबल होने लगती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील जो वायु होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो पवन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर आसमान तापमान, देख सकते हैं पृथ्वी पर आसमान तापमान पवनों से बचने के का जो है कि प्रमुख कारण है। उसके बाद देख सकते हैं कि जलवाष्प वाली पवन वर्षा होती है। जलवाष्प जो है कि पवन वाली वर्षा लाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो उच्च वेग की पवन और जलवायु के अंतर से है कि चक्रवात जो है कि बनता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो उपग्रह तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवात को मॉनिटर करना आसान हो गया है। इसके माध्यम से हम जान पाते हैं 24 घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले ही हम जान पाते हैं कि चक्रवात आने वाला है, आगे का मौसम किस प्रकार से होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लें, और सुरक्षा के उपाय को तैयार रखना अच्छा रहता है। ध्यान रखेंगे इस सभी जानकारी को, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने, निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना के बारे में समझने में सहायक होगा जिसके कारण जो है कि बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। जानेंगे कि किस प्रकार से बनते हैं इन स्टेपों के द्वारा। सबसे पहला स्टेप होता है, तो देख सकते हैं दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर होता है। उसके बाद देख सकते हैं वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। उसके बाद है गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और ठंडी वायु निम्न दाब की ओर प्रवाह हो जाती है, और गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, और उनमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बन जाते हैं, और बादल में बड़ी जल बूंदे जो होती है भूमि पर वर्षा, ओले या फिर हिमपात के रूप में गिरती है। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ है कि वर्षा देख सकते हो वायुमंडल, वर्षा नहीं है, वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर यानी कि नीचे गिरती हुई बूंदे और ऊपर उठती हुई वायु परस्पर उच्च वेग से गति करता है, जिससे कि त्वरित झंझावात का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे जो त्वरित चालक होते हैं, त्वरित झंझावात जो होते हैं, आप देखे होंगे बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े पोल पे, बड़े बड़े जो टावर है उस पर जो है कि लगाया जाता है एक नुकीले इस तरीके के जो लगाया जाता है, या फिर इस तरीके के जो लगाया जाता है, ये आप कहते होंगे कि शंकर भगवान का त्रिशूल है। ये त्रिशूल नहीं है भाई साहब, ये झंझावत है जिसे तरित बोलते हैं, तरित जिसको बोलते हैं, है ना। अगला जो फैक्ट है कि मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावत चक्रवात के रूप में धारण कर लेती है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में जो झंझावत चक्रवात के रूप में क्या है, तो
धारण कर लेती है। तो इन सभी जानकारी के साथ आप जान पाए होंगे, ये सभी जानकारी था आपका 8वां चैप्टर का, 7 क्लास का साइंस का 8वां चैप्टर का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के सीरीज देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।